अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। नेम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है जिनके नेम्स हैं एटम्स, उनकी डिफरेंट थ्योरीज क्या थी और डिस्कवरी क्या थी प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। आइसोटॉप के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है और इसकी डिस्कवरी क्या थी, किस वर्ड से ये अराइज हुआ था। सबसे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। एटम को डिस्कवर किया था डेमोक्रिटस ने। ये इसका एक साइंटिस्ट का नेम था और ग्रीक वर्ड, लातीनी ज़बान का वर्ड था एटमॉस, जिससे ये निकला था। और इसका एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल हम वो चीज़ कह सकते हैं कि जो चीज़ एक बार तकसीम हो गई हो और दोबारा मज़ीद तकसीम ना हो सके। मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप लोगों ने पहले तकसीम कर लिया है। फॉर एग्जांपल ये बोन मार्कल है, इसको अगर मैंने दो पीसेस में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इसकी 4 में कटिंग कर दी, फिर 6, 8, मतलब जितना भी मैंने इसको तोड़ लिया, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके बाद ये टूट नहीं सकेगा। ये छोटे छोटे पीसेस में चेंज नहीं हो सकेगा कि एक वो लास्ट स्टेज होगी कि जिसमें ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हम इसको और छोटे पीसेस में चेंज ना कर सकें, उसको हम इंडिविजिबल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। एटम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड एटम। ठीक है, हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया एटम में। उसकी हम लोगों ने देखा कि किसने उसको सबसे पहले, उसके साइंटिस्ट का नेम क्या था जिसने उसको डिस्कवर किया था, किस से ये ड्राइव किया गया था ये वर्ड, और इसकी डिफ़ाइन क्या है। नेक्स्ट हमने देखना है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। क्या थ्योरीज थी जो कि रिलेट करती थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्रू। अब हम अगर थ्योरीज की बात करें तो उसमें 2 थ्योरीज आएंगी हमारे पास। एक को हम कह रहे हैं डाल्टन थ्योरी, एक को हम कह रहे हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। डाल्टन थ्योरी, डाल्टन आखिर साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। डाल्टन थ्योरी क्या थी? डाल्टन थ्योरी में सबसे पहले तो आप यही बात कर लें कि मैटर कंपोज्ड होती है डिफरेंट तरह के एटम से मिलके बनती है एक मैटर। एक बात तो ये आ गई। सेकंड, हम डाल्टन थ्योरी में ये कह सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें, अब एटम्स में हम लोगों ने डिस्कस करना है न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। एटम हमारे पास क्या है, एक डेंस स्फीयर है या एक इंडिविजुअल स्फीयर है आपके पास। डाल्टन थ्योरी में कि 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था। 2-3 उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि ये चीज़ इस तरह ये चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एटम क्या होता है, किस चीज़ से मिलके बना है, ऐसे 2-3 पॉइंट्स उसके आ जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है। प्लम पुडिंग थ्योरी में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे पास जो मिड में होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। अब हमने सिर्फ प्लम पुडिंग थ्योरी में ये बात करनी है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसके साइड पे रिवॉल्व कर रहे हैं या उसके अंदर कह लें धंसा हुआ है। ठीक है। कोई भी चीज़ है हमारे पास, किसी भी चीज़ की आप एग्जांपल ले लें, जैसे ये प्लम पुडिंग नेम से अगर हम देखें तो पुडिंग हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हम कोई डिज़र्ट बनाते हैं हम कहते हैं पुडिंग बनी है, तो उस अगर इस सारे को हम पुडिंग का नेम दे रहे हैं तो ये इसके अंदर प्लम्स हैं जो कि नेगेटिव साइंस हैं। प्लम पुडिंग हम आलू बुखारा का नेम भी ले सकते हैं। हम बेसिकली आलू बुखारे को प्लम्स कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पूरा केक है, ये सारा केक है और केक के अंदर जो चीज़ें डल रही होती हैं, जो हम गार्निशिंग के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं जो नज़र आ रही होती हैं, वो साइडों पे ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये वो हैं। ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए ये कंसेप्ट हम दे सकते हैं। आगे है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बात मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर दी, आपको बता दी कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है मिड में तो उसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन भी पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन भी पाए जाएंगे। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता।
और साइड पे ये जो इसके शेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन का भी और न्यूट्रॉन्स का भी। डिस्कवरी में हम ये बता सकते हैं किसने इसको डिस्कवर किया था, इनके साइंटिस्ट के नेम क्या थे और क्या कहाँ से इनको डिस्कवर किया गया था। सिंपल कंसेप्ट आपको मिल गया। आगे है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 2 मॉडल्स थे, ये 2 थ्योरीज थी हमारे पास। एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की थ्योरी थी, एक बोहर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी थी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की थ्योरी क्या थी, यहाँ पे आप इस साइड पे देखें। अब हम इस साइड को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या बोला था कि ऐसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड फॉइल का स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने बम्बार्डमेंट करवानी है एटम्स के। अगर हम लोगों ने यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवाई तो कुछ ऐसे होंगे जो कि सब डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्मॉल डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ लार्ज डिफ्लेक्ट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि रिपेल्ड बैक, मतलब कि वहाँ से टकराने के बाद वहाँ से वापस की तरफ आ जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब आया, जब इसने अपनी थ्योरी दी तो इसने प्लम पुडिंग थ्योरी को इनकरेक्ट साबित कर दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसके भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हम लोगों ने स्टडी किए, काफ़ी सारे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उसमें भी। जैसे उसमें ये कह सकते हैं कि दरमियान में अगर ये न्यूक्लियस है, उन्होंने कहा है कि जब अगर यहाँ से कोई भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो अपने न्यूक्लियस की तरफ आके उनको गिर जाना चाहिए, और अगर यहाँ से कोई आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि एक शेल, अगर ये डिफरेंट शेल्स के नेम हैं, इसको आप के एल एम ऐसे डिफरेंट नेम दे सकते हैं कि अगर इनको हम आपस में ये बात कर रहे हैं इनकी, तो अगर यहाँ से हार्ट से लोअर की तरफ कोई मूव कर रहे हैं, लोअर से हार्ट की तरफ कोई मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपनी एनर्जी या तो इमिट करनी चाहिए या फिर इवॉल्व करनी चाहिए या एब्जॉर्ब करनी चाहिए। ये 2-3 बातें जो थी वो उसके डिफेक्ट्स में आ जाएंगी। चैप्टर रीडिंग हम लोगों ने कर ली है। चैप्टर रीडिंग में आज जब आप सारा उसको रीड कर लेंगे तो आपको ये बातें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन 2 थ्योरीज। इन 2 थ्योरीज में डिफरेंस क्या था? 2 थ्योरीज हमारे पास कौन सी है? रदरफोर्ड थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी, और बोहर थ्योरी है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो एक क्वांटम थ्योरी थी और बोहर एटॉमिक थ्योरी को हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो है उसमें हम एटम जो है उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करवाता है, और बोहर एटॉमिक थ्योरी में एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करवाता है। ऐसे कुछ इनमें डिफरेंस हैं आपस में, 3-4 आप लोग स्टडी कर लेंगे तो ये अक्सर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके पेपर में आ जाता है ये चीज़। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ पे सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलें, अब ये देखें हमारे पास n की वैल्यू है, शेल हैं और सब शेल्स हैं। ये शेल है हमारे पास और ये जो हैं सब शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमने किसी भी एटम वगैरह किसी भी चीज़ की, एलिमेंट की, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी होती है कि ये अगर यहाँ मैंने आपको बताया कि दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस था, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स अगर इवॉल्व कर रहे हैं तो ये अपने मुख्तलिफ मिदार किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं इस साइड पे, तो इसको हम नाम ले रहे हैं एस का, इसको हम नाम दे देते हैं, सॉरी पहले हम के एल एम शेल की बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे सब शेल की। इसको हम के का नाम दे देते हैं, एल का नाम दे देते हैं, एम का नाम दे देते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ हैं एन की। के एल एम एन ये आपके पास शेल्स आ गए। एक और बेशक आप ये कर लें तो ये आपके पास एन आ जाएगा, एक और शेल, इसको नाम दे दें के एल एम एन। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करनी है सब शेल। अब ये जो शेल्स हैं के एल एम एन, ये आगे फर्दर डिवाइड होंगे और सब शेल्स बनाएंगे। के फर्दर डिवाइड करें आप तो इसमें जस्ट हमारे पास एस एग्जिस्ट करेगा। एल की बात करें तो एस और पी दोनों एग्जिस्ट करेंगे इसमें। एम की बात करें तो इसमें एस पी और डी तीनों एग्जिस्ट करेंगे। एन की बात करें तो एस पी डी और एफ 4 आ जाएंगे इसके अंदर। और आपको ये पता होना चाहिए कि पी में हमेशा
एस में हमारे पास हमेशा 2 की अकोमोडेशन होती है, पी में हमारे पास 6 की, डी में 10 की और एफ में 14 की। ये अंडरस्टूड बात है। इसको आप लोगों ने जब चेंजिंग करनी है, कैसे चेंजिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया गया है कि इसके आप लोग बताएं कि इसमें कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं या इसमें आपने इतने पूरे करने हैं, तो इनको आप लोग करके पूरा करेंगे, मतलब दे के या ले के। अब अगर टोटल वैसे तो हमारे पास 2, 6, 10, 14 इसमें यही इनकी तादाद होती है, हम चेंजिंग उस हिसाब से कर सकते हैं कि जब हमें पता हो कि हमने इतने निकालने हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास उन्होंने कहा है 11 एलिमेंट्स पूरे करें। 11 आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। हमने यहाँ अब 11 कैसे पूरे करेंगे? एस में 2 हैं ऑलरेडी, पी में 6 भी हैं, कितने हो गए 6, 7, 8 और ये इसमें कितने हैं 10 हैं। एस पी डी ओ मतलब हमने 11 पूरे करने हैं, तो 8 तो हमारे पास यहाँ पूरे हो गए। अगले सेल में हम लोग 3 पूरे करके हमारे पास 11 पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से हम इनको पूरा कर लेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों ने 17 पूरे करने हैं तो फर्स्ट आप मतलब इनकी तरतीब आपके पास यही रहेगी, ये आप लोग चेंजिंग नहीं कर सकते, ये आप लोग ऐसे ही रख के इनको आप ऊपर वाले में चेंजिंग करके स्टार्टिंग में अगर ये ऐसे ही रहे तो लास्ट वाले में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आप लोगों ने अपने पूरे करवा देने हैं ये। अब बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स में उन्होंने बोला है एटम्स डेट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफाइन है इसकी कि जो भी एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर डिफरेंट होंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? आइसोटॉप कहलाएगी। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के यूजेस अब डिफरेंट हैं। क्या क्या यूजेस में आ जाएंगे? सबसे पहले है हमारे पास रेडियोथेरेपी, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन्स, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ पावर जनरेशन। एप्लीकेशन ऑफ पावर जनरेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी हो तो हम लोग देख सकते हैं कि आइसोटॉप्स का उनमें क्या काम है, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं। आइसोटॉप्स की उसमें क्या है और क्या नहीं, उसको हम देखेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ पावर जनरेशन में। बाकी आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस में हम लोग किसी भी चीज़ की एज के बारे में एस्टिमेशन करते हैं कि इस चीज़ की एज कितनी है, उस हिसाब से हमने देखते हैं कि आइसोटॉप का उसमें क्या काम हो सकता है। जैसे हम लोगों को फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि ये कितने साल पुराने थे, उनकी एज क्या थी, तो उसको हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस में। किसी भी चीज़ के सिर्फ फॉसिल्स नहीं आएंगे, उसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसकी एज क्या है, कोई चीज़ हम लोगों के पास मिली है हमें, तो हम ये देख सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है, उसकी एज क्या है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस में। नेक्स्ट ये डायग्राम हमने स्टडी कर ली। ये डायग्राम थी बोहर एटॉमिक मॉडल की। बोहर एटॉमिक थ्योरी में उसने बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने काफ़ी सारे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसके पॉस्टुलेट्स से कुछ पॉस्टुलेट्स में बोहर ने क्या बोला था, बोहर ये कह रहा था कि दरमियान में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि या तो अगर यहाँ से 1 से सेकंड में जंप करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया इस साइड पे, यानी कि L शेल से वो M शेल में चला गया, या M शेल से वो L शेल में वापस आ गया, कुछ ऐसा उसने अगर जंप किया उसने, तो हम क्या कहेंगे कि या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यानी कि अगर एनर्जी इमिट हुई या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ये हम बात कर रहे थे किसमें? बोहर थ्योरी में। बोहर थ्योरी की ये डायग्राम है। इसमें हम लोगों ने 2 इक्वेशंस यूज़ करते हैं। हमने किसी भी एटम वगैरह की अगर हम लोगों ने मालूम करनी हो कि एनर्जी कितनी है किसी एलिमेंट वगैरह की, तो वो हम इन इक्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 इक्वेशंस आपके पास कौन सी थी? एक प्लांक्स इक्वेशन थी, एक हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की थी। प्लांक्स इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन क्या है? डेल्टा E = E2 - E1 = hv, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का आपके पास है mvr = nh/2π। ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिलीज ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इसकी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। ये हमारा सारा चैप्टर जो है डिस्कस हो गया। बाकी इसकी रीडिंग आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी।
बाकी अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एक, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। ये आप लोग अपना खुद से इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में अच्छे से, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा और फिर आंसर आप मुझे बताएंगे भी। ये आपकी डायरी का समझेंगे वर्क है कि क्या नेचर है किसी भी चार्ज की कैथोड रेज पे, ठीक है। बाकी ये अब हमने सारा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 की रीडिंग करेंगे और चैप्टर 3 का ही हम लोग मॉडल लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।